हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट। ये साइंस के आपके चैप्टर लगभग 13 या 12 में हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि वातावरण के बारे में। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, जो भी ये चीज़ें हैं हमारे वातावरण के अंदर आती है। हमें वातावरण को साफ रखने की ज़रूरत है जो दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा है। टॉकिंग आवर इन्वायरमेंट। On this earth, living things such as plants and animals and non-living things such as air, water and land are present. हमारी इस धरती पे प्लांट्स भी मौजूद है, एनिमल्स भी मौजूद है, और इन दोनों के बीच में हमेशा से बैलेंस बना रहता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि एयर, वाटर एंड लैंड, ये भी हमारे वातावरण में प्रेजेंट होते हैं। और लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर एयर, वाटर, लैंड ये तीनों ही ना रहे तो लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह पाएंगे, और ये लिविंग थिंग्स ना रहे तो ये इन तीनों का कोई काम भी नहीं है। देयर इज ए बैलेंस बिटवीन देम बट वी आर मिस यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज कर रहे हैं, और इसके कंजर्वेशन के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे प्रकृति के लिए और जो इस धरती पे अन्य जीव हैं उनके लिए भी। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रही हैं और इसके बचाव में क्या उपाय है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो समस्या है वो है पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। पोल्यूशन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोल्यूशन किसे कहते हैं। The presence of undesirable and harmful substances in the environment to make it dirty is called pollution. Pollution किसे कहते हैं? यदि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी अनडिजायरेबल यानी कि अनचाही चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हार्मफुल है हमारे लिए, वो यदि उपस्थित है हमारे इन्वायरमेंट में तो उसी को हम लोग पोल्यूशन कहते हैं। The harmful substances which cause pollution is called pollutants. ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं हवा में, इनको हम लोग पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और यदि इनकी उपस्थिति है कहीं पे तो इसको हम लोग पोल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है वाटर, अगर वाटर में बहुत सारी गंदगी फैल गई है तो इसको हम लोग कहेंगे वाटर जो है इसमें पोल्यूशन हो चुका है। और ये जो गंदगी इसमें फैल रखी है जिस चीज़ की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं पोल्यूटेंट्स, यानी कि जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। दोस्तों 3 प्रकार का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा एयर पोल्यूशन, यानी कि जब हमारे एयर में पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, यानी कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है, और पोल्यूटेंट्स में शामिल है धुआं, स्मोक जिसको हम लोग कहते हैं, फ्यूम्स, इसका मतलब भी धुआं ही होता है जो कि जहरीली धुआं होती है, गैसेस एंड डस्ट और धूलकण। और ये स्मोक कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं? हम लोग आग जलाते हैं, वहाँ से स्मोक रिलीज होते हैं, जैसे कि लकड़ियों को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, पेट्रोल को जलाया जाता है, यहाँ पे एल होगा, डीजल को जलाया जाता है, और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स और जो भी व्हीकल्स है उनसे निकलने वाले धुएं जो होते हैं एयर को हमारे पोल्यूटेड करती है। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। अब इस पोल्यूशन से क्या क्या प्रभाव हो सकता है हमारे हेल्थ पे या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे। अब ये हमारे हेल्थ पे क्या क्या प्रभाव कर सकता है? इससे लोगों में कफ की समस्या हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि सांस लेने में समस्याएं हो सकती हैं, लंग कैंसर हो सकता है, ये भी एक बीमारी है जो कि लंग में कैंसर हो जाना, एंड ब्रेन एंड नर्व डैमेज, हमारा ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, नर्व भी डैमेज हो सकती है अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए तो। एमिशन ऑफ CO2 एंड अदर गैसेस आर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। CO2 का बहुत ज़्यादा निकलना और अदर गैसेस का निकलना हमारे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करता है, जिससे कि दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ते जाता है और फाइनली हमारा जो वातावरण होता है बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है।
नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, यानी कि यदि हमारा पानी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे वाटर पोल्यूशन। जैसे कि आजकल हम लोग जितने भी फैक्ट्रीज़ के कचड़े हैं उसी में फेंकते हैं, नालियों से ले जाए गए कचड़ों को भी हम लोग नदियों में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे फेंक देते हैं। इससे नदियाँ पोल्यूटेड होती हैं, इससे समुद्र पोल्यूटेड होता है। इसका क्या क्या कारण है? सबसे पहले हम लोग इसके कॉज पे चर्चा करेंगे। इट इज़ कॉज बाई पॉल्यूटेंट्स लाइक पॉइजनस केमिकल्स। ये किसके वजह से होता है? पॉइजनस केमिकल वजह से, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लीड हो गया, मरकरी हो गया एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ये सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि आर्सेनिक, ये भी एक केमिकल है। लीड, जिसको हम लोग शीशा भी कहते हैं, लीड। मरकरी, यानी कि जिसको हम लोग थर्मामीटर में जो होता है ना उपयोग, उसी को हम लोग मरकरी कहते हैं। ये सारे जो केमिकल्स हैं, इसकी वजह से हमारा पानी प्रदूषित होता है। और जो भी इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, उससे जो भी वेस्ट निकलता है उसको पाइप द्वारा इन्हीं पानियों में फेंक दिया जाता है, जिससे कि हमारा पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। और जो भी कचरे होते हैं उसे भी पानियों में ही फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से पानी में एक बहुत ज़्यादा कचरा का अंबार लग चुका है। इससे हमारा पानी पोल्यूटेड हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसका इफ़ेक्ट क्या है, असर क्या क्या पड़ेगा। ये एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा, यानी कि पानी में रहने वाले जीवों को अफेक्ट करेगा। ये पानी में रहने वाले प्लांट्स को भी किल कर सकता है, एनिमल्स को भी किल कर सकता है। एंड कैरी जर्म्स मेकिंग वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और ऐसे ऐसे जर्म्स को उत्पन्न करेगा जिससे कि पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहेगा। अगर पी लिया गया है तो कई बीमारी को भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया एंड कलरा। ये तीनों गंदे पानी पीने से होने वाली बीमारियां हैं। इस तीनों नाम को जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हमने पढ़ लिया, वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन, यानी कि हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहले कारण पे चर्चा करते हैं। सॉइल इज पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक वेस्ट। सॉइल जो है डोमेस्टिक वेस्ट से पोल्यूटेड हो रहा है, जैसे कि हम लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, जो भी प्लास्टिक है वो फेंक देते हैं, जो भी हमारे घर से कचरे निकलते हैं वो भी फेंक देते हैं। हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, अब जो फैक्ट्रीज है वहाँ से भी वेस्ट निकाल के कहीं कहीं फेंक दिया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको इस स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि ऐसे वेस्ट जो कि मिट्टी में जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसका इफेक्ट क्या है? सॉइल पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस फर्टिलिटी। जो भी हमारी मिट्टी है, सॉइल, उसकी जो उपजाऊपन है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी है, वो कम होगी। यानी कि जो मिट्टी होंगे वो कम उपजाऊ होंगे, वहाँ पे जल्दी फसल नहीं उग पाएगा, या उगेगा भी तो उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा फसलों को, जिससे कि हमारे फसल अच्छे नहीं होंगे। हार्मफुल केमिकल्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड व्हेन वी ईट केमिकल्स इंटर आवर बॉडी। और जो भी हम हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं आजकल मिट्टियों में, खाद के रूप में या फिर जो भी किसी चीज़ के रूप में, या फिर जो भी हम कचरे फेंक देते हैं मिट्टी पे, फैक्ट्री से निकले गए केमिकल्स को फेंक देते हैं, इससे क्या होता है, केमिकल्स मिट्टी में अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और कोई भी प्लांट जो इस मिट्टी पे उगा हो, इस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही हम इस प्लांट के फल को या फिर सब्जी को खाते हैं तो ये केमिकल हमारे शरीर में इंटर कर जाता है, और इससे कई सारी बीमारियां होती है, कॉज अ नंबर ऑफ डिसीजेज इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमें सॉइल पोल्यूशन से बचना होगा। कचरे को सही जगह पे उसे फेंकना होगा, उससे हमें डस्टबिन में रखना होगा। और वो भी दो प्रकार के कचरे को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कचड़े में, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कचड़े के डब्बे में हमें रखना होगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एसिड रेन क्या है, यानी कि ऐसा रेन जिसमें एसिड मिला हुआ है। एसिड मतलब होता है अम्ल, एसिड का मतलब होता है अम्ल, और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इंडस्ट्रीज गिव आउट गैसेस सच एज नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। जो भी कारखाने लगे होते हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर बड़े बड़े चिमनियाँ लगी होती है, जिससे कि धुआं निकलता है। उस धुएं में कई सारे गैसेस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर।
दिस गैसेस मिक्स विथ मॉइस्चर एंड फॉर्म एसिड, और ये गैसेस आगे जाके वातावरण में मॉइस्चर जो होती है, नमी होती है, या फिर जो पानी की बूंदें होती है उससे मिक्स हो जाती हैं और इससे इनका एसिड बन जाता है, अम्ल बन जाता है। और यही जब अम्ल बारिश के रूप में गिरता है तो हम लोग इसको एसिड रेन कहते हैं। इट पोल्यूट्स वाटर बॉडीज एंड डैमेजेस क्रॉप्स, ये वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है, और जो फसलें होती हैं उनको तहस नहस डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि जो भी फसलें हमारे खेतों में लगी होती हैं उसको ख़त्म कर देता है, जला देता है। ये देखिए एसिड रेन से किस प्रकार से जो पेड़ है वो सूख चुके हैं, ये एसिड रेन का प्रभाव है। तो एसिड रेन बहुत ही खतरनाक है। ये जो भी फैक्ट्रीज द्वारा धुएँ निकलते हैं इसमें सारी गैसेस होती हैं, आगे जाके ऊपर ये पानी से मिक्स करके एसिड का निर्माण करती हैं, और जब भी बारिश होगा एसिड रेन तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो भी हम वेस्ट इधर उधर फेंक रहे हैं इसको आखिर हम कहाँ फेंकें, किस प्रकार से उसको हम डिस्पोज करें। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो वेस्ट सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स, यानी कि फल और सब्जियों के जो भी छिलके हैं, दिस मेड ऑफ अ पेपर क्लॉथ वुड etc, जो भी पेपर से बने हुए सामान हैं, कपड़े से बने हुए सामान हैं, लकड़ियों से बने हुए सामान हैं, ये जल्दी डिकम्पोज होते हैं, यानी कि मिट्टी में जल्दी जो है सड़ गल जाते हैं। एंड मिक्स विथ सॉइल आफ्टर सम टाइम, और ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं कुछ समय के बाद डिकम्पोज होके। सच वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दे आर डम्प्ड इन लार्ज पिट्स, ऐसे ऐसे वेस्ट को हमें एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर इसी में डंप कर देना चाहिए, यानी कि अंदर इसमें हमें डाल के मिट्टी से ढक देना चाहिए। दे आर डम्प्ड इन लार्ज पिट्स एंड कवर्ड विथ लेयर ऑफ सॉइल, और इसको हमें लेयर ऑफ सॉइल से इसको कवर कर देना चाहिए। व्हेन दे रॉट मिक्स विथ सॉइल, अब जब ये सड़ गल जाएंगे तो इन्हें मिट्टी में अच्छी तरीके से जब मिल जाएंगे तो ये खाद के रूप में भी हम पौधों को दे सकते हैं। तो ये रहा कि हम लोग किस प्रकार से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें सब्जियों और फलों के छिलके शामिल हैं। वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम प्लास्टिक, अब ऐसे वेस्ट जो कि हमारे प्लास्टिक से बने हुए सामान से निकलते हैं, मेटल्स से बने हुए सामान से निकलते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए सामान से निकलते हैं, ये मिट्टी में जल्दी नहीं मिक्स होते हैं और ना ही सड़ते गलते हैं। दे रिमेन इन सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, यदि हम इसको मिट्टी में दबा भी देते हैं तो ये लंबे समय तक मिट्टी में ऐसे के वैसे ही रहते हैं, वो गलते सड़ते गलते नहीं हैं, जिससे कि सॉइल पोल्यूशन होता है। एंड दीज वेस्ट्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे वेस्ट को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। अब हमें क्या करना है कि हमें 2 डस्टबिन रखने हैं। एक डस्टबिन में हमें ऐसे कचरे को रखना है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, और एक डस्टबिन में हमें ऐसे कचरे को रखना है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि प्लास्टिक की चीज़ें, और इसमें आपको रखना है सब्जी वगैरह ये सब, इसके छिलके, और इस वाले में रखना है आपको प्लास्टिक की चीज़ें। इससे क्या होगा कि जब भी आपके यहाँ जो ये प्लास्टिक वाले डस्टबिन है ये भर जाए तो हम इसको रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं, इससे दूसरा चीज़ बन सकता है। और ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाला है, छिलका वाला, इसको हम लोग पीट में यानी कि एक गड्ढा बना के उसमें हम लोग इसको डाल के इससे खाद बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार से इन्वेस्ट का हम लोग अच्छे से डिस्पोजल कर सकते हैं। अब प्रिवेंटिंग पोल्यूशन से कैसे बचा जाए। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कलेक्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन सेपरेट बिन्स, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कचरे वाले बिन्स में रखो और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कचरे वाले में रखो, यानी कि सब्जी के छिलका वगैरह वाला अलग रखो और प्लास्टिक वाला वेस्ट अलग रखो। बाइकआउट प्लास्टिक कैरी बैग्स, जो भी हम लोग बाजार से प्लास्टिक बैग लाते हैं उसको हमें बाइकआउट करना चाहिए, हमें घर पे बड़े कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। बिफोर डर्टी वाटर इंटर्स रिवर्स, इससे पहले कि जो डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, उसे नदियों में फेंका जाए, इसको हमें केमिकल्स की मदद से ट्रीट करना चाहिए, यानी कि इसे सही करना चाहिए। व्हीकल्स मस्ट बी फिटेड विथ CNG एंड LPG गैस, व्हीकल्स जो भी पेट्रोल डीजल पे चल रही है उनको हम CNG या LPG गैस पे चलाएं ताकि पोल्यूशन ना हो। ये हम कुछ जो है उपाय कर सकते हैं, इससे हम पोल्यूशन से आराम से बच सकते हैं और हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, लास्ट टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको हम या तो कम कर सकते हैं इस्तेमाल करना, या फिर रीयूज कर सकते हैं, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, या उसे रिसाइकल के लिए भेज सकते हैं, यानी कि
फिर से उसे हम सामान बनाकर दूसरा चीज़ हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक बैग हो गया, ये हो गया मान लो प्लास्टिक बैग। अब हम इसका या तो इस्तेमाल कम कर दें यानी कि रिड्यूस कर दें, या तो हम इसको रीयूज़ करें यानी कि एक बार प्लास्टिक बैग लाया तो उसको बार बार यूज़ करो, या तो उसको हम रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं यानी कि इसको हम फिर से फैक्ट्रियों में भेजेंगे और इसको फिर से गला के एक नया सामान तैयार किया जाएगा। इसी मेथड को हम ट्रिपल आर कहते हैं यानी कि RRR, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिसाइकलिंग कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू रिज्यूएबल थिंग्स। इससे क्या होता है, जो वेस्ट होता है, कचरे होते हैं, हम उसको फिर से इस्तेमाल करने लायक चीज़ें बना देते हैं। Many waste such as old newspaper, glass bottles, plastic items and tins can be recycled and turned into new products. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, उसको फिर से गला के कोई और पेपर बनाया जा सकता है। ग्लास का बॉटल हो गया, उसको भी गला के फिर से नया चीज़ें बनाया जा सकता है। जो प्लास्टिक की आइटम्स है उसको भी गला के फैक्ट्रीज में फिर से नया आइटम बनाया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं रीयूजिंग, यानी कि उसका फिर से इस्तेमाल करना, फिर से रिसाइकलिंग करना। इन मेथड्स को फॉलो करके हम लोग वेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि वेस्ट का इस्तेमाल कम, जो है वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में जो भी फैल रहा है ज़्यादातर, उसका हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि उसमें कमी ला सकते हैं। तो इतना ही था, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।